नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जब तारीखों की भी घोषणा हो गई है तो आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग होती है गोपनीय तरीके से और उस गोपनीय मीटिंग में आरएसएस खरी खरी सुनाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करती है। तो क्या पूरी खबर है, आपको विस्तार से बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले आपको बता दें कि बीते शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय मीटिंग हुई है और काफी गोपनीय तरीके से यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई है, जिसमें फोन तक स्विच ऑफ कर दिए गए। लेकिन अब जब खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में आरएसएस ने धज्जियां उड़ाकर रख दी भाजपा की और ये कह दिया कि अगर लोकसभा चुनाव में सलाह मानी गई होती आरएसएस की तो 8 सीटें जो है वो बीजेपी के पास आती। तो क्या खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है हरियाणा बीजेपी को आरएसएस की खरी खरी, कहा हमारा सुझाव मानते तो लोकसभा में 8 सीटें जीतते, नेता बोले विधानसभा मिलकर लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में 2 दिन की मीटिंग हुई है और इसमें आरएसएस ने खरी खरी कोटी तो सुनाई ही है, खरी खरी बातें तो सुनाई ही है, लेकिन इस मीटिंग के क्या मायने हैं वो समझना जरूरी है। और क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है? खबर तो ये तक निकल कर आ रही है कि आरएसएस ने सुझाव दिया है कि परिवारवाद को प्रमोट किया जाए और भाजपा के रिश्तेदारों को जमकर जो है यहाँ पर टिकट दिया जाए। अब इसके संदर्भ में बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन जो पुख्ता खबर है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि आरएसएस ने बीजेपी की हार के लिए किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, भले ही अब आरएसएस और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ने की बात कह रही हो, लेकिन आरएसएस ने जो गलतियां गिनवाई है बीजेपी, वो एकदम टू द पॉइंट एप्ट है। देखिए क्या लिखा है, सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी 10 साल में सत्ता में है, मतलब बीजेपी 10 साल में 10 साल से सत्ता में है, बावजूद इसके एंटी इनकम्बेंसी का जो कारण बनता है हमेशा जब भी कोई राज्य में होता है और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है बतौर मुख्यमंत्री, बतौर कोई भी संवैधानिक पद पर, तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के आरोप लगते हैं और यहाँ पर तो एंटी इनकम्बेंसी हुआ भी है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि सड़क का निर्माण बारिश में हो रहा था, इससे और उदाहरण बेहतर क्या हो सकता है। दूसरा देखिए, लिखा है किसानों की नाराजगी, 4 लोकसभा सीटों में दिखा असर। अब जाटों और किसानों की नाराजगी तो दिखी है, महिला पहलवान और किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा बना है, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। और अभी भी ये कोई बाज नहीं आ रही कि अपनी गलतियों से जो है सुधार करे, गलतियों से सीख ले। कहते हैं ना, एक व्यक्ति बार बार गलतियां कर रहा है, उससे सीख नहीं रहा है, तो या तो वो मूर्ख है या तो वो सीखना ही नहीं चाहता। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या बेहतर आपको लग रहा है, वो ऑप्शन लगा दीजिए। तीसरा देखिए, चेहरे बदलने के दाव खारिज, लोगों ने इसे टेम्पररी माना। अब यहाँ पर आप चेहरा बदल रहे हैं, कभी खट्टर साहब, कभी नायाब सिंह सैनी, कभी कोई, और यहाँ पे सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे की बात नहीं है। जब आपने टिकट लोगों को दिया है, प्रत्याशियों को दिखाया है, वहां पर बार बार आप चुनाव में टिकट बांट रहे थे और बाद में टिकट का जो जिसे बांट रहे थे उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके का परिवर्तन टिकट में भी हो रहा है, ये बात का प्रमाण है कि लोग जो है वो आश्वासित नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं फिर बाद में इसको पलट ना दे। तो ये तमाम कारण है। इसके बाद बेरोजगारी की मार इस चुनाव में भारी पड़ी। अब इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट की, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के भी, बेरोजगारी के भी बहुत सारे जो होते हैं टाइप्स होते हैं, उसमें डिस्गाइज्ड और एडुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना और लोगों ने इस कारण से भी वोट नहीं दिया। पांचवा कारण है पोर्टल राज से परेशानी, ग्राउंड में नाराजगी दूर नहीं कर पाए नेता। मतलब जिन नेताओं को टिकट दिया गया डोर टू डोर कैंपेन करने की बजाय, जैसे मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव का मैं उदाहरण दूं, केवल वो जातीय समीकरण को साधने में पीडीए जो राजनीति उन्होंने की है, सिर्फ इस कारण से वो नहीं जीते, बल्कि लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। कांग्रेस का अगर कोई नेता इंडिया अलायंस की तरफ से भी उतर रहा था तो समाजवादी पार्टी उसके लिए भी चुनावी प्रचार कर रही थी। कोई यहाँ पे सौतेलाना व्यवहार राहुल गांधी से अखिलेश यादव ने नहीं किया, बल्कि ये पिछले 2017 वाला विधानसभा चुनाव नहीं था, ये अब का चुनाव है। और इस बार का जैसे लोकसभा चुनाव अखिलेश और राहुल ने साथ मिलकर लड़ा है और ऐसा लड़ा था मानो एक ही पार्टी हो, एक गठबंधन नहीं बल्कि एक पार्टी के तौर पर लड़ा था। तो उस तरीके का अलायंस, उस तरीके का जो जोश होना चाहिए वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो नहीं दिखा और ये कारण बना हार का। अगला कारण देखिए, अग्निवीर का मुद्दा, हरियाणा में चुनाव में दिखा असर। हरियाणा में जो है चुनाव में अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि अधिकतर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये पंजाब, ये लोग हैं जो जाते हैं अग्निवीर में और मतलब फौज में जाते हैं और ऐसे में अग्निवीर से युवाओं को काफी ठेस पहुंची है
और मसलन अब क्या है, हार का कारण बनी। 7, विधायकों मंत्रियों का वर्किंग स्टाइल, वोटों में दिखी नाराजगी। अब भाई तुम पार्ट टाइम नेता की तरह काम करोगे, चुनावी प्रचार में दमखम दिखाने की बजाय अपने एसी वाले रूम में बैठकर पूरा समय बर्बाद कर दोगे, तो कौन तुमको नेता मानेगा, कौन वोट करेगा? तो ये तमाम कारण जो है आरएसएस ने गिनवाए हैं बीजेपी को, और ये इनके कारण का हार का कारण भी बनी। अब दोस्तों इस बार क्या होने वाला है, टिकट बंटवारे पर खासा दाव लगने वाला है। टिकट में एक एक सीट पर मैं आपको बताऊं 50 से 100 उम्मीदवार है। बहुत चौंका देने वाली खबर आपको बता रही हूँ, लेकिन 50 से 100 उम्मीदवार एक एक विधानसभा सीट पर है। तो इस बार कैसे टिकट बंटवारा करना है, इस बात को बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने टिकट अपनी मर्जी से बांट दिया, टिकट आपने भाई भतीजावाद करके बांट दिया, किस तरीके से बांट दिया, और डोर टू डोर कैंपेनिंग या जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ ना, तो बीजेपी वालों को तो बहुत बुरी तरीके से जनता यहाँ पर जवाब देने वाली है। खबर भी निकली है जागरण की, देखिए, हरियाणा इलेक्शन 2024, 2 दर्जन विधायक के टिकट पर लटकी तलवार, चुनाव से पहले आरएसएस के साथ रणनीति बना रही भाजपा। अभी बता दूं कि आरएसएस और भाजपा भले ही रणनीति बना रही हो, लेकिन यहाँ पे 12 से अधिक विधायक है जिनके टिकट पर, जिनकी उम्मीदवारी पर क्या वो प्रत्याशी बनेंगे, इस पर तलवार लटक रहा है। तो ये क्या कुछ मीटिंग में सामने आए, वो भी आपको एक और अपडेट देते हैं। देखिए खबर लिखा है, भाजपा ने रखे बूथ स्तर के आंकड़े। अब यहाँ आंकड़ों से समझते हैं कि कैसे बीजेपी को लोकसभा में नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बूथ स्तर के आंकड़े भी रखे हैं। इसमें देखा गया है कि भाजपा 49% बूथों पर हार गई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 19812, यानी कि कुल मैं आपको बता दूं 19,812 बूथ थे। इन बूथों में बीजेपी ने 9,740 बूथ जीत पाई। बाकी बचे 10,072 बूथ पर कांग्रेस सहित अन्य दल जीते। जिन बूथों पर भाजपा हारी है वहां भाजपा की टीम भी थी और कार्यकर्ता भी थे, मगर संघ की रिपोर्ट में आया है कि इन बूथों पर कार्यकर्ता ही घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कार्यकर्ताओं के परिवार वालों ने ही 100% वोटिंग नहीं की। इसके अलावा शहरी वोटर, जो भाजपा का कोर वोटर है, वह वोट देने में सुस्त रहा। मतलब जिन लोगों को मतलब वोट के लिए जाहिर तौर पर प्रत्याशियों को कम से कम घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। घर घर अगर आप डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर सकते, आपको कुछ नुक्कड़ नाटक करने पड़ेंगे, कुछ नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ेंगी, जैसे अखिलेश यादव, अखिलेश के पूरे परिवार ने किया था। तो उस तरीके का कुछ करना पड़ेगा, तब जब है लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर नेताओं ने, जो प्रत्याशी है, उन्होंने बिल्कुल भी जो है यहाँ पर प्रयास नहीं किया लोगों को लुभाने का, और इसका आलम यही हुआ कि चुनाव में भारी जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। और दोस्तों बता दो, ये बहुत प्रमुख कारण है। भले ही आरएसएस बीजेपी साथ में कर रही हो, आरएसएस के सुझाव पर बीजेपी करे या ना करे, सवाल ये भी बनता है कि आखिर इतने कौन से बुरे दिन आ गए कि जिस बीजेपी ने आरएसएस की बुराई की थी, उसी आरएसएस का आपको सहारा लेना पड़ गया। जिस बीजेपी ने कहा कि अब हम बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो गए हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम बहुत एक अच्छी पार्टी, प्रबल पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए किसी का साथ, और यहाँ पर उसी आरएसएस की सहायता के लिए आप फिर से चले गए। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं भाजपाई को। खैर, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, और ऐसे में कांग्रेस के पास एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा समेत बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही महिलाओं को जो है एलपीजी 500 रुपए पर मिलेंगे, पेंशन 6,000 रुपए हर प्रति माह मिलेगा वृद्धाओं को, साथ ही बिजली बिल में 300 यूनिट फ्री मिलेगी। ये तमाम ऐसे वायदे हैं जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा की फैन फॉलोइंग आप जानते ही हैं। साथ ही हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं इस बार कांग्रेस जनता मांगे जवाब, जनता मांगे जवाब के तहत 15 सवाल भाजपा से पूछे गए हैं। भाजपा को सवालों के उत्तर नहीं देते बन रहे हैं, और ऐसे में बुरी तरीके से अपनी पार्टी, अपने सहायक दल आरएसएस और विपक्ष के समक्ष जो है सरेंडर करना भाजपा को पड़ सकता है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।